हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम माय लास्ट डचेस को, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, जिनका जन्म हुआ मई 1812 में। टेनिसन के कंटेम्परेरी पोइट थे, विक्टोरियन एरा के प्रमुख कवियों में एक उन्हें काउंट किया जाता है। उनकी पहली रचना थी पोलाइन, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी, जो कि 1843 में आई थी। इसके अलावा माय लास्ट डचेस की जानकारी दे दूं। माय लास्ट डचेस के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं एक ड्यूक के बारे में। ये कहा जाता है कि रियल लाइफ में शायद ड्यूक ऑफ फरेरा इटली एल्फेंसो टू का जो लाइफ हिस्ट्री है वो काफ़ी हद तक उसने प्रभावित किया उन्हें इस पोयम को लिखते वक्त। इस पोयम के अंदर एक ड्यूक को बताया गया है जो कि दूसरी शादी के मामले में किसी नवाब के मैसेंजर से बात कर रहा है, और ये मैसेंजर को जब वो अपने घर की आर्ट गैलरी की ओर ले जाता है तो वहाँ पर उसकी पुरानी रानी की तस्वीर टंगी हुई है, जिसे देख कर के ये मैसेंजर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि तस्वीर बेहद खूबसूरत है। तो ड्यूक मन ही मन जैसे तो चिढ़ जाता है और इस व्यक्ति से कहता है, इस दूत से कहता है कि देखो ये रही मेरी पुरानी रानी, ऐसा लग रहा है ना जैसे तो जिंदा है, अभी आ जाएगी। दैट इज माई लास्ट डचेस, ये मेरी पुरानी रानी है। पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर यहाँ दीवार पर लगी हुई है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, देखो ऐसी दिख रही है जैसे तो जिंदा हो। एज इफ शी वर अलाइव, दूत से कहती है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मुझे इस पीस को या इस पेंटिंग को एक चमत्कार कहना पसंद है। फ्रा पेंडोल्फ पादरी के लिए आता है फ्रायर। तो फ्रायर जो था, पादरी जो था पेंडोल्फ, हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे, उसके हाथों ने पूरा दिन व्यस्त रह करके काम किया। वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखो ये रही तस्वीर। देयर शी स्टैंड्स का मतलब ये नहीं है कि ये खड़ी हुई, बल्कि ये देखो ये रही तस्वीर तुम्हारे सामने। विल्ट प्लीज यू सिट, आप बैठेंगे। अब दूत से कह रहा है, एक्चुअल में ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोयम, जहाँ पर कि पूरे के पूरे पोयम के अंदर केवल ड्यूक बोलेगा और ड्यूक के साथ कोई लिसनर मौजूद है, इस बात का इंडिकेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है पोयम के अंदर, जब वो कहता है विल्ट प्लीज यू सिट, आप बैठेंगे। एंड लुक एट हर, देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है, यानी कि साथ में कोई है, जिससे कि ड्यूक कह रहा है कि आप बैठें और देखें। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ, मैंने कहा फ्रा पेंडोल्फ ने। बाय डिज़ाइन, बड़ी कलाकारी की है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स, क्योंकि कभी नहीं पढ़ पाते अजनबी। लाइक यू, आप जैसे अजनबी। तस्वीर में जो वो चेहरा बना हुआ है ना, पिक्चर्ड काउंटिनेंस, तस्वीर में जो ये चेहरा बना हुआ है ना, काउंटिनेंस चेहरा, उसे आप जैसे अजनबी कभी नहीं पढ़ सकते। द डेप्थ एंड पैशन, उस गहराई और कामना को नहीं पढ़ सकते। ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस, जो कि इस चेहरे की आतुर नजरों के अंदर है। अर्नेस्ट तीव्र कामनाओं वाली, आतुर, ग्लेंस नजर। बट टू माई सेल्फ द टर्न, आप जैसे अजनबी तो क्या करते हैं, मेरी ओर मुड़ कर के देखने लगते हैं कि वाकई में क्या शानदार तस्वीर है। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन, पर मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उस पर्दे को हटा पाए। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जो कि मैं आपकी आंखों पर डालूंगा। बट आई, वो पर्दा तो मैं ही हटा सकता हूँ। कहने का तरीका है, यानी कि मैं जो कुछ भी कहूँगा आप उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि कोई तो ऐसा है ही नहीं जो कि उस पर्दे को हटा करके आपको कुछ बता सके। तो मैं जो भी आपके आंखों के आगे क्रिएट करूँगा वो आप स्वीकार करेंगे। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, आप क्या करते हैं, मेरी ओर मुड़ते हैं और जैसे तो मुझसे पूछना चाह रहे हैं। एज दे वुड आस्क मी, क्या पूछना चाह रहे हैं। इफ दे डस्ट, अगर आप में साहस है तो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे तो साहस क्यों बोल रहा है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रहा होगा ये ड्यूक, इसलिए एक तरह से धमकी भरा अंदाज है। इफ़ दे डस्ट, अगर आप में इतना साहस है तो आपकी नज़रें मेरी ओर मुड़ेंगी और पूछेंगी कि इतनी आकर्षक नज़रें इस तस्वीर के अंदर कैसे आ गई है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन, बट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, बट आई।
एंड सीम्ड और ऐसा लगता है एज दे वुड आस्क मी, जैसे तो वो मुझसे पूछेंगे, इफ दे डस्ट अगर उनमें हिम्मत है। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, कि ऐसी नजरें कहाँ से आ गई। ग्लैंस यानी नजरें। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, कि इस तस्वीर में ऐसी नजरें कैसे आ गई हैं, ये वो मुझसे मेरी ओर मुड़ करके पूछेंगी। सो तो फिर आगे बोलता है, तो श्रीमान सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न, तो आप पहले नहीं है जो कि इस तरीके से मुड़े हैं मेरी ओर, एंड आस्क दस और इस प्रकार का कोई सवाल मुझसे कर रहे हैं। आस्क दस सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, तो श्रीमान केवल मात्र पति की उपस्थिति नहीं थी, हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जिसके कारण कि ये शर्म की लाली आ गई। स्पॉट ऑफ जॉय शर्म की लाली से है यहाँ, स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, डचेस के गालों पर जो ये शर्म की लाली है ना, वो श्रीमान केवल मात्र हस्बैंड की उपस्थिति से नहीं है। अच्छा, पोयम में आगे उसने एक लाइन यूज़ की है, फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे, फ्रा पेंडोल्फ ने एक दिन में बनाई, यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति से उसने ये पेंटिंग बनवाई थी और उसके बाद भी उसे विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद भी वहाँ उपस्थित रहा जितनी देर तस्वीर बनी। इससे हमें ड्यूक का सस्पिशियस कैरेक्टर पता चलता है। आगे देखिएगा, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, केवल मात्र पति की उपस्थिति नहीं थी, होल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जिसके कारण वो शर्म की लाली आई इनटू द डचेस चीक, डचेस के गालों पर। परहैप्स शायद फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, फ्रा पेंडोल्फ ने बाय चांस कह दिया हो, चांस्ड बाय चांस, शायद फ्रा पेंडोल्फ ने बाय चांस कह दिया हो। हर मेंटल लैप्स ओवर, क्या कह दिया हो कि जो उसकी ओढ़नी या शोल या लबादा है, मेंटल यानी ओढ़नी शोल या लबादे से है, लैप्स ओवर लुढ़क गया है, लैप्स ओवर यानी लुढ़क जाना, ढलक जाना। माई लेडीज रिस्ट टू मच, उसके कलाई की ओर उसकी ओढ़नी बहुत ज़्यादा लुढ़क गई है, ढलक गई है, शायद इस तरीके की कोई बात पेंडोल्फ ने कह दी होगी और इसी कारण से तो पति की उपस्थिति मात्र नहीं थी, फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कमेंट किया ना, तो वो शर्मा गई होगी ज़रूर और इतनी लाली आ गई है। और पेंट, और पेंटिंग में क्या होता है, मस्ट नेवर होप, कभी उम्मीद नहीं की जाती। टू रिप्रोड्यूस, फिर से उत्पन्न करने की, टू रिप्रोड्यूस। द फेंट हाफ फ्लश, उस आधी चमक को भी फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पेंटिंग में दैट आइज अलोंग हर थ्रोट, जो कि उसके गले के यहाँ आकर के ख़त्म हो रही थी। कहने का मतलब है कि जो लाली शर्म की उसके गालों पर आई थी और गले के यहाँ आकर के ख़त्म हो रही थी, उस लाली को उसी वक्त पेंट कर देना ही सही था, क्योंकि बाद में शायद वो इफ़ेक्ट नहीं रहता और फ्रा पेंडोल्फ इस बात को जानता था, इसीलिए उसने हाथों हाथ इस पेंटिंग में वो ग्लो या वो चमक ला दी। सच स्टफ वाज कर्टसी, आगे बोलता है वो कि शायद रानी ने भी सोचा होगा कि इस प्रकार के शब्द तो शिष्टता का परिचायक हैं। शी थॉट एंड कोज एनफ, और यही पर्याप्त कारण रहा होगा फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जिसके कारण कि वो शर्म की लाली उसके गालों पर आ गई होगी। शी हैड अ हार्ट, उसका हृदय था। हाउ शेल आई से, ऐसा हृदय था मैं कैसे बताऊं श्रीमान, यानी कि अब वो अपनी व्यथा बताने की कोशिश करने लगा है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान था अपनी पत्नी से, पर वास्तव में हमें आगे ये पता चलेगा कि पत्नी से वो परेशान नहीं था, बल्कि उसने पत्नी का जीवन नष्ट कर दिया था। कोज एनफ, पर्याप्त कारण था फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। शी हैड अ हार्ट, उसका हृदय ऐसा था। हाउ शेल आई से, अरे श्रीमान कैसे बताऊं आपको कि कैसा था। टू सून मेड ग्लेड, बड़ी जल्दी खुश हो जाती। टू सून मेड ग्लेड, टू इजीली इम्प्रेस्ड, और बड़ी आसानी से प्रभावित होती। टू इजीली इम्प्रेस्ड, टू सून मेड ग्लेड, बड़ी जल्दी खुश हो जाती। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बड़ी आसानी से प्रभावित हो जाती, यानी कि बड़ी सिंपल थी
कहने का मतलब उसको गुस्सा आता है इस चीज़ का कि इतनी आसानी से कैसे खुश हो सकता है कोई, इतनी आसानी से कैसे कोई इम्प्रेस हो सकता है। रानी है वो, तो उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार नहीं लगता था उसे उसका। शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, जो भी चीज़ देखती हर चीज़ पसंद आती। शी लाइक्ड व्हाटएवर शी लुक्ड ऑन, जिस भी चीज़ की ओर देखती वो हर चीज़ उसे पसंद आती। हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और नजरें हर दिशा में जाती, यानी कि सब तरफ देखती रहती थी, घुमाती रहती थी आंखें इधर उधर। सर इट वाज ऑल वन, श्रीमान सब कुछ तो एक समान था। यहाँ वो गुस्सा दिखा रहा है अपना कि उसमें और उसके लिए तो सब तो एक समान था, तो मैं कहाँ से अलग हुआ। आई फेवर एट हर ब्रेस्ट, फिर बोलता है मुझे पसंद करती थी। फेवर यानी पसंद करना। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, मेरे लिए भी उसके मन में प्रेम था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वेस्ट में जब सूरज की रोशनी गिरती, ड्रॉपिंग। द बोज ऑफ चेरी, उस समय क्या होता, चेरी की शाखाएं लेकर के। द बोज ऑफ चेरीज, चेरीज की शाखाएं लेकर के। सम ऑफिशियस फूल, कुछ मूर्ख अधिकारी, ऑफिशियस फूल मूर्ख अधिकारी। ब्रोक इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड बगीचा, बगीचे में आ जाते, किसके लिए, फॉर हर। द वाइट म्यूल, सफ़ेद खच्चर की सवारी करती वो उस समय में। एक्चुअल में किसी पहाड़ी इलाके की रही होगी और बहुत सादी सी रही होगी कि उसे अपने उस पहाड़ी इलाके की याद आती, तो वो अक्सर कर अपने महल के टेरेस पर खच्चर से सवारी करती। म्यूल यानी खच्चर। शी रोड विद राउंड द टेरेस, टेरेस पर खच्चर की सवारी करके वो घूमा करती। ऑल एंड ईच, हर कोई, ऑल एंड ईच। would draw from her alike the approving speech, सब उससे सम्मान के शब्द प्राप्त करते। alike and speech, all and each would draw from her, हर एक व्यक्ति प्राप्त करता उससे। alike the approving speech, समान रूप से स्वीकृति भरी शब्दों को। और ब्लश एटलीस्ट, या कम से कम शर्मा तो जाती ही, और ब्लश एटलीस्ट, कम से कम शर्मा तो जाती ही वो। शी थैंक्ड मैन, अरे श्रीमान धन्यवाद करती थी वो लोगों का, गुड अच्छी आदत है। बट थैंक्ड समहाउ, पर कुछ इस प्रकार से धन्यवाद करती, यानी कि कोई उसे गिफ्ट देता तो कभी मुस्कुरा देती, कभी शर्मा जाती, कभी कुछ अच्छे से शब्दों में उसको सम्मान देती, धन्यवाद देती, पर धन्यवाद कुछ इस तरीके से देती। वो फिर आगे कह रहा है, आई नो नॉट हाउ, अरे श्रीमान मैं नहीं जानता कि कैसे देती। एज इफ शी रैंक्ड, जैसे तो वो रैंक कर रही हो, पद दे रही हो। माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, मैंने उसे 900 साल पुराने अपने वंश का नाम दिया था। उस गिफ्ट को जैसे तो किसी के भी चेरीज के गिफ्ट के इक्वल खड़ा कर रही हो, इस तरीके से धन्यवाद देती। यानी कि उसे शाम के समय में या कभी भी जो छोटे मोटे गिफ्ट मिलते ना, उन पर भी बड़ा मुस्कुरा करके धन्यवाद देती। तो मैंने तो 900 साल पुराना वंश का नाम दिया था उसे, मुस्कुराती, परंतु मुझ में और दूसरों में अंतर क्या रहा, मुझ पर भी तो वही मुस्कान थी जो कि दूसरों पर थी। विद एनीबडीज गिफ्ट, मेरे 900 साल पुराने वंश के गिफ्ट को जैसे तो किसी के भी गिफ्ट के इक्वल कर रही हो। हु वुड स्टूप टू ब्लेम, तो कौन झुकेगा श्रीमान। Who would stoop, stoop यानी झुकना। Who would stoop to blame, तो श्रीमान कौन झुकेगा, stoop आरोप लगाने के लिए। This sort of trifling, इस प्रकार की चालाकी, trifling यानी चालाकी, इस प्रकार की चालाकी जो कि वो मेरे साथ कर रही थी। Sort of trifling, उसका जवाब देने के लिए या उस पर आरोप लगाने के लिए कौन झुकेगा। Even had you skill इन स्पीच, चाहे आप में बोलने की कितनी ही कुशलता हो, स्किल यानी कुशलता, स्पीच बोलने की, चाहे आप में बोलने की कितनी ही कुशलता हो। विच आई हैव नॉट, फिर बोलता है मुझ में नहीं है ऐसी कुशलता। टू मेक योर विल क्वाइट एंड क्लियर, आप अपनी कुशलता रहेगी बोलने की तो क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा बिल्कुल प्रकट कर सकते हैं। क्वाइट क्लियर, बिल्कुल प्रकट कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। सच एन वन, ऐसे व्यक्ति के आगे। एंड से, और कह सकते हैं। जस्ट दिस और दैट इन यू, कि तुम्हारे अंदर की ये बात।
डिस्गस्ट मी, मुझे नाराज करती है, गुस्सा दिलाती है। यानी कि अगर आप में बोलने की कुशलता हो, पर मुझ में तो बोलने की कुशलता नहीं है। अगर कुशलता होती तो मैं उसे ये क्लियर कर देता कि देखो तुम्हारे अंदर की ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है, परेशान होता हूँ मैं, पर मुझ में तो कुशलता थी ही नहीं बोलने की। एंड जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि तुम्हारे अंदर की ये बात मुझे परेशान करती है। फिर आगे बोलता है हियर यू मिस, तो यहीं आप गलत समझ रहे हैं श्रीमान, यानी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। गलत समझ रहे हैं आप, मैंने कभी भी उससे ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी इन बातों पर गुस्सा आ रहा है। हालांकि अगर वो कह देता तो शायद उसकी रानी अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेती और अपने पति के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाती, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि उसने क्या किया, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सीधे अपनी रानी की हत्या करवा दी। देखो क्या लिखा हुआ है, हियर यू मिस, यहीं पर आप गलत हैं श्रीमान, मैंने उससे नहीं कहा कुछ भी। एंड देयर एक्सीड द मार्क, और यहीं पर उसने सीमा लांघ दी। एक्सीड द मार्क, सीमा लांघना या सीमा क्रॉस करना। जो भी हम दोनों ने मिलकर के एक लाइट या सीमा निर्धारित की थी, उस सीमा को उसने यहीं पर क्या किया, काट दिया। और इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, अगर वो खुद को क्या करती, कंट्रोल कर लेती, लेसन्ड सो। इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, लेसन्ड यानी कंट्रोल, अगर वो खुद को कंट्रोल कर लेती। सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, अगर कंट्रोल करती तो क्या होता, वो क्या करती, अपनी बुद्धि को या अपनी इच्छा को तुम मेरे अनुसार सेट कर लेती। अगर वो खुद को कंट्रोल करती, नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, तो अपनी बुद्धि को या अपने मन को मेरे अनुसार कर लेती। फोर्स सूद, मुझे भी शांत कर देती, हमारे रिलेशन में जो तनाव बना उसे भी ख़त्म कर देती। एंड मेड एक्सक्यूज़, और फिर क्या करती, कोई ना कोई बहाना मुझे बना देती कि ऐसा ऐसा कारण से ऐसा ऐसा हुआ है, मेड एक्सक्यूज़। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो भी मुझे कुछ हद तक तो झुकना पड़ता। अगर वो मुझसे माफ़ी मांग लेती, मुझे मना लेती, समझा देती, उसकी इन बातों से नाराज़ हूँ तो वो मुझे समझा लेती, मना लेती, परंतु क्या हुआ, उसके बाद जब वो मुझे मनाती या समझाती तो मुझे भी तो झुक करके उसकी ओर बढ़ना पड़ता। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो भी मुझे भी तो झुकना पड़ता। एंड आई चूज़, और मैंने तो क्या चुना है, नेवर टू स्टूप, मैं कभी नहीं झुकूंगा, नेवर टू स्टूप। फिर आगे बोलता है ओ सर, अरे श्रीमान। शी स्माइल्ड, मुस्कुराती थी वो, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, मुस्कुराती थी। वेनेवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता वो मुस्कुराती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर कौन ऐसा था जो उसकी इस मुस्कान को पाए बगैर उसके पास से निकलता था। विदाउट मच द सेम स्माइल, इसी मुस्कान को पाए बगैर उसके पास से कौन निकलता था, यानी कि सभी के प्रति तो वो ऐसे ही मुस्कुराती थी, तो सब में और मुझ में अंतर क्या हुआ। दिस ग्रू, ये सब कुछ बहुत बढ़ गया था, अति हो गई थी। आई गेव कमांड्स, और फिर क्या हुआ, मैंने आदेश दे दिए। अब यहाँ आई गेव कमांड्स में ही बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं, यानी कि मैंने आदेश दे दिया और उसकी हत्या कर दी गई। कैसे, आदेश दिए और सारी मुस्कान रोक दी गई। कैसे रोकी गई, हत्या करके। तो यहाँ हिंट दे करके वो बात कर रहा है। गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, फिर सारी हंसी एक साथ रोक दी गई। मैंने आदेश दिए और सारी हंसी एक साथ रोक दी गई, यानी कि उसकी हंसी कैसे रोकी गई, उसकी हत्या करके। देयर शी स्टैंड्स, अब देखो खड़ी हुई है इस तस्वीर में, एज इफ अलाइव, जैसे तो जिंदा हो, एज इफ अलाइव। विल्ट प्लीज यू राइज, कृपया आप उठेंगे। विल्ट प्लीज यू राइज, वो ड्यूक को के मैसेंजर को उसने बिठा दिया था, तो उससे बोलता है कि अब आप उठेंगे यहाँ से। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, नीचे जो लोगों का समूह है ना हमारा इंतजार करता हुआ, हम उनसे मिल लेते हैं नीचे चल करके। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन। आई रिपीट, मैं आपको रिपीट कर दूं एक बात,
द काउंट योर मास्टर्स नॉन मुनिफिसेंस, जो काउंट नवाब साहब हैं, काउंट पद होता है कुछ नवाब के इक्वल, उनकी जानी मानी प्रतिष्ठा, नॉन मुनिफिसेंस, मुनिफिसेंस प्रतिष्ठा, आपके जो नवाब साहब है ना उनकी तो प्रतिष्ठा ही काफ़ी है। इज़ एम्पल वारंट, इस बात का प्रमाण है, एम्पल पर्याप्त, वारंट सबूत, इस बात की पूरी वारंटी या सबूत है। नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डावरी, कि अगर मैं दिखावा करके भी दहेज मांग लूँगा ना, प्रिटेंस यानी दिखावा, डावरी दहेज, अगर मैंने दिखावे में भी दहेज मांग लिया ना, विल बी डिसअलाउड, तो मेरी इस मांग को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके नवाब साहब की तो प्रतिष्ठा ही ऐसी है। अब यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली कह दिया है कि आपकी तो महिमा ही इतनी ज़्यादा है कि आपसे तो कुछ भी मांग लूँ सब मिलेगा। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, अब जो भी है उनकी बेटी के लिए ही तो है, वही एक स्टाइल है कहने का कि अरे साहब जो भी दोगे आपकी बेटी के लिए ही तो दोगे, बेटी को ही तो दोगे। तो उसी अंदाज में वो बोलते हुए कह रहा है, काउंट योर मास्टर्स नॉन मुनिफिसेंस, आपके जो काउंट नवाब साहब हैं उनकी तो प्रतिष्ठा ही पर्याप्त है, एम्पल वारंट है, इस बात की गारंटी है कि मैं दिखावा करके भी अगर दहेज मांग लूँगा ना, प्रिटेंस ऑफ माइन ऑफ डाउरी, अगर दहेज मैंने भी दिखावा करके भी मांग लिया, विल बी डिसअलाउड, तो अस्वीकार नहीं होगा। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, हालांकि उनकी बेटी के लिए ही तो है। एज आई एवोव्ड, जैसा कि मैंने दावा किया, एवाउड यानी दावा करना। एट स्टार्टिंग, शुरुआत में ही मैंने आपको दावा करके बता दिया है। इज़ माई ऑब्जेक्ट, कि आपकी जो नवाब साहब की बेटी है वही तो मेरा उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट। ने वी विल गो टुगेदर डाउन, अब ये ड्यूक अलग से उतरने लगा होगा तो वो उससे कहता है, अरे श्रीमान क्या कर रहे हो, साथ में चलेंगे। वी विल गो टुगेदर डाउन सर, फिर उसे एक प्रतिमा दिखाता है। नोटिस नेपट्यून, दो टेमिंग अ सी हॉर्स, देखो नेपट्यून की प्रतिमा, उस प्रतिमा में क्या हो रहा है, एक समुद्री घोड़े को काबू कर रहा है नेपट्यून गॉड। दो थॉट अ रेयरिटी, इस तरीके की प्रतिमा बड़ी दुर्लभ होती है, रेयरिटी यानी दुर्लभ, इस प्रकार की प्रतिमा बड़ी दुर्लभ होती है। विच क्लोज ऑफ इंसब्रक, जिसे कि इंसब्रक के नवाब साहब ने, कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, मेरे लिए ब्रोंज धातु में ढाला है। इंसब्रक के नवाब साहब ने कास्ट इन ब्रोंज, ब्रोंज धातु में मेरे लिए इस प्रतिमा को ढाला है। यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट होती है। पोयम के एंड में जो नेपट्यून गॉड की प्रतिमा की ओर वो ध्यान आकर्षित कर रहा है, इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि उस समय के रेनेसा काल के जो लोग हुआ करते थे वो आर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहा करते थे। दूसरा, डावरी का सजेशन हमें ये बता देता है कि उस समय में भी डावरी सिस्टम था। एक और जो चीज़ कि नेपट्यून गॉड की प्रतिमा जो कि घोड़ों को काबू कर रही है, वो सिंबॉलिक है कि ड्यूक अपने आप को उस नेपट्यून गॉड के इक्वल रख रहा है जिसने कि अपनी पुरानी रानी को काबू किया था, जैसे कि नेपट्यून गॉड घोड़ों को काबू कर रहे हैं। तो इस तरीके के इंडिकेशंस और सिंबल्स भी बहुत सारे हैं पोयम के अंदर। और सबसे खतरनाक या सबसे खराब कर्म जो हमें पूरी पोयम पढ़ने के बाद लगता है वो है हत्या का, क्योंकि अगर आपको कोई व्यक्ति का व्यवहार या तौर तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं तो इट इज़ गुड कि आप उसे एक्सप्लेन कर दें, क्लियर कर दें, बजाय उसका मर्डर करवाने के, जो कि इस ड्यूक ने किया था। उसकी निर्दयता, उसका हिंसक व्यवहार, उसका शकी स्वभाव, ये सब कुछ हमें इस पोयम को पढ़ने के बाद पता चलता है। रेनेसा काल के एलिमेंट्स भी हमें कई इस समय में के पता चलते हैं, जैसे कि डावरी सिस्टम, आर्ट एंड ब्यूटी को रेस्पेक्ट, जानकारी बहुत ज़्यादा रखना, ये सब कुछ इस समय की खास बातें हैं जो कि रेनेसा काल की हमें जानकारी देते हैं। तो एक तरह से माय लास्ट डचेस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर स्पीकर जो है वो अकेला बोल रहा है और हमें हिंट्स से जगह जगह पर पता चल रहा है, जबकि वो ड्यूक के मैसेंजर को संबोधित करके बोलता है, अरे अरे साथ में नीचे चलेंगे, अच्छा तुम ये तस्वीर देख रहे हो। तो इन शब्दों से हमें पता
चलता है कि वो ड्यूक के मैसेंजर से बात कर रहा है। साथ ही साथ में जब वो बोलता है तो ना केवल उसका खुद का कैरेक्टर हमें क्लियर हो गया है, बल्कि ये भी क्लियर हो गया है कि उसकी पुरानी रानी एक बहुत ही सिंपल सी महिला रही होगी, जो कि सभी का सम्मान करती थी, इसीलिए सभी को मुस्कुरा कर के जवाब देती थी। और उसकी ये मुस्कुराहट ही उसके लिए इतनी खतरनाक साबित हुई कि उसकी जान ले ली गई। ये सब कुछ भी हमें पता चलता है। साथ ही साथ में हमें उस युग विशेष की प्रवृत्तियों की भी जानकारी मिल जाती है और ड्यूक कितना निम्न कोटि का और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये भी हमें इस पोयम को पढ़ कर के पता चल जाता है। तो इस तरीके से पूरी पोयम हमारी कंप्लीट होती है। पोयम के नोट्स को मैं अपने आगे के किसी वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ड्रामेटिक मोनोलॉग का लिंक मैं पोयम के नीचे डाल रही हूँ। मेरे नोट्स को ड्रामेटिक मोनोलॉग के भी जो वीडियो है और लिंक है उसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ताकि आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत अच्छे से क्लियर हो। लिसनर की उपस्थिति है इस मोनोलॉग में, युग विशेष की पूरी जानकारी, आसपास के लोगों की पूरी जानकारी है और स्पीकर भी केवल एक ही है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के सारे गुणों को फॉलो करने वाली पोयम है हमारे कोर्स में। 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि ये पोयम कौन सी पोयम आपके कोर्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में ड्रामेटिक मोनोलॉग की 3 खास क्वालिटीज़ कौन कौन सी है ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।